नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गार्गी क्लासेस पर। मैं प्रशांत कुमार शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे 6 जून 2020 के प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर आधारित कुछ पॉइंट्स के बारे में। इस क्लास के करंट अफेयर्स के जो नोट्स हैं उनकी PDF आपको एक मैगजीन फॉर्मेट में आने वाले समय में मिल जाएगी, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगी आपकी स्टडी में। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास का पहला टॉपिक। हमारा सबसे पहला पॉइंट है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम टुलिप। केंद्र सरकार ने अपनी तरह का एक पहला द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम प्रारंभ किया, जिसे शॉर्ट में टुलिप कहा जाता है। इसके ये जो कार्यक्रम है वह स्नातक स्तर के जो शिक्षा पूरी कर चुके छात्र हैं उन्हें देश भर के अंदर शहरी स्थानीय निकायों अर्थात अर्बन लोकल बॉडीज या ULB जिन्हें कहा जा सकता है, एवं स्मार्ट सिटी जैसी परियोजनाओं में इंटर्नशिप करने का अवसर देगा। इसकी शुरुआत के साथ ही इससे संबंधित एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है और यह कार्यक्रम 4400 ULBs यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज़ और स्मार्ट सिटीज़ के माध्यम से भारत में इंटर्नशिप का एक बड़ा अवसर प्रदान करेगा। इस कार्यक्रम का कोई भी विशिष्ट बजट निर्धारित नहीं किया गया है, अर्थात सरकार ने इसके लिए कोई बजट नहीं दिया है। लेकिन अगर कोई स्थानीय निकाय और स्मार्ट सिटी अगर यह चाहे कि वह उन छात्रों को या उन विद्यार्थियों को भत्ता या कोई खर्चा प्रदान करना चाहती है, कुछ वेतन देना चाहती है, तो उसके लिए केंद्र के द्वारा जो आवंटित प्रशासनिक खर्चे होंगे उन्हीं का उपयोग इसके अंतर्गत किया जा सकता है। और इस संबंध में अपनी जो चयन की प्रक्रिया है उसे भी वे स्वयं ही निर्धारित कर सकते हैं, अर्थात इसके लिए कोई स्पेशल गाइडलाइंस नहीं है। यह योजना आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स तथा इसके अलावा AICTE यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जिसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद भी कहा जाता है, इन दोनों के मध्य 5 वर्ष का एक संयुक्त उपक्रम है। इस संबंध में जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए और जिसने पिछले 18 महीनों के अंदर कॉलेज का अंतिम वर्ष पूरा किया हो। तो ये इसकी अहर्ताएँ हैं। अब इस कार्यक्रम से क्या लाभ होंगे? सबसे पहली बात, इससे पहले वर्ष में इस कार्यक्रम के तहत 25,000 छात्रों को इंटर्नशिप का अवसर मिलेगा और इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के माध्यम से छात्रों को व्यावहारिक परिस्थितियों के अंदर कार्य करने का अनुभव मिलेगा, जिससे कि वे बाजार की जो चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां होती हैं उनका आसानी से सामना कर पाएंगे। यानी उन्हें रियल लाइफ के अंदर जो बाज़ार की परिस्थितियां हैं उनमें काम करने का मौका मिलेगा, जो उनके अनुभव को बढ़ाएगा और इस प्रकार छात्रों के लिए उपलब्ध विकल्पों की संख्या के अंदर भी वृद्धि होगी। यह जो कार्यक्रम है टुलिप कार्यक्रम, वह न्यू इंडिया की नींव रखने के अंदर मददगार होगा, क्योंकि यह छात्रों को व्यावहारिक अनुभव देने के साथ ही जो ULBs हैं और स्मार्ट सिटीज़ हैं उनके कामकाज में नए विचारों और नवीन सोच को भी बढ़ावा देगा। ये कार्यक्रम युवाओं को भी एक नई सोच और अभिनव तौर तरीकों से स्थानीय शहरी निकायों के कामकाज को सुधार लाने का अवसर प्रदान करेगा। इस प्रकार से ये इस टुलिप कार्यक्रम के लाभ कहे जा सकते हैं और ये भविष्य के इसके जो प्रोजेक्ट्स बताए जा सकते हैं। कैबिनेट के सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह के गठन के लिए 3 जून 2020 को जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता के अंदर सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह की स्थापना को मंजूरी दी है। इस समूह में जो भारत के निवेश को आकर्षित करने के लिए परियोजना विकास प्रकोष्ठ भी होंगे। अब इसका कार्य क्या होगा? तो ये जो समूह है, यह जो सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह है, वह जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं और उनके जो इन्वेस्टमेंट में सहायता प्रदान करेगा और ये विभिन्न विभागों और मंत्रालयों में सरकार की ओर से समय पर मंजूरी को भी सुनिश्चित करेगा। इस समूह के अंदर शामिल होने वाले कौन कौन लोग हैं? तो इसके अंतर्गत एक तो नीति आयोग के जो सदस्य होंगे, इसके अलावा राजस्व विभाग के सचिव और आर्थिक मामलों के सचिव, ये सभी इस समूह के अंदर शामिल होंगे और जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल है वो भी इसी समूह का एक हिस्सा रहेगा। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल क्या है?
तो यह एक निवेश योग्य परियोजनाओं का ध्यान रखने वाला एक संस्था है जो कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। यह देश में निवेश योग्य परियोजनाओं के विकास में इससे मदद मिलती है और इससे एफडीआई अर्थात फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहा जाता है, उसका प्रवाह भी बढ़ाने में मदद मिलेगी। संयुक्त सचिव से के पद से ऊपर के जो अधिकारी हैं उसे इस परियोजना के विकास प्रकोष्ठ का प्रभारी बनाया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फार्माकोपिया आयोग की फिर से स्थापना को मंजूरी दी है और यह मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में 4 जून 2020 को प्रदान की है। और इसके अंतर्गत कैबिनेट ने आयुष मंत्रालय के तहत भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी के लिए आयोग को फिर से स्थापना करने की मंजूरी दी है। और ये जो इसका जो गठन है वो किस प्रकार से किया गया, तो इसका गठन फार्माकोपिया लेबोरेटरी फॉर इंडियन मेडिसिन और होम्योपैथी फार्माकोपिया लेबोरेटरी, इन दोनों का विलय करके इसका गठन किया गया है। यह 2 केंद्रीय प्रयोगशालाएं जो हैं वो 1975 में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के अंदर स्थापित की गई थी। और ये जो आयोग है एक स्वायत्त निकाय है, अर्थात स्वतंत्र निकाय कह सकते हैं, जो आयुष मंत्रालय के तहत संचालित होता है और ये 2010 से परिचालन में है, यानी 2010 से यह कार्य कर रहा है। अब इसके जो विलय किया गया है इन 2 संस्थाओं का, इससे इनके बारे में बात करें तो ये जो विलय है संसाधनों के उपयोग का अनुकूलन करेगा, अर्थात उन्हें संसाधन का जो उपयोग है उन्हें बेहतर बनाएगा और प्रभावी गुणवत्ता नियंत्रण के लिए आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी दवाओं के परिणामों को भी यह बढ़ाएगा। साथ ही इस विलय के बाद में आयोग को मंत्रालय के तहत पर्याप्त प्रशासनिक ढांचा तैयार करने की भी आवश्यकता है। अब इसके महत्व के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि हमने जो वर्ड है फार्माकोपिया, जिसका अर्थ होता है दवा का निर्माण करना, दवाई बनाना, भारत सरकार ने भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी के फार्माकोपिया आयोग को फिर से स्थापित किया है। यह आयोग तकनीकी जनशक्ति, अवसंरचनात्मक सुविधाओं, वित्तीय संसाधनों आदि का अनुकूलन करने के अंदर मदद करेगा। अगला टॉपिक है कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। हाल ही में पीओके के अंदर, यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है उसके क्षेत्र में कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए चाइना और पाकिस्तान के बीच में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और ये जो परियोजना है वह चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत क्रियान्वित की जा रही है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत चीन पाकिस्तान के जो कब्जे वाला कश्मीर है, जिसे पीओके कहते हैं हम, उसमें कोहाला पनबिजली परियोजना स्थापित कर रहा है। इस परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए ट्राईपार्टाइट गॉर्जेस कॉरपोरेशन, दूसरा प्राइवेट पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड और तीसरा पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के जो प्राधिकरण हैं उनके बीच में एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यानी ये एक त्रिपक्षीय समझौता है जिसके अंतर्गत 3 जो पक्ष हैं, जिनमें से पहला फिर से हम रिपीट कर लेते हैं, ट्राईपार्टाइट गॉर्जेस कॉरपोरेशन पहला पक्ष है, दूसरा पक्ष है इसका प्राइवेट पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड और थर्ड है पीओके के अथॉरिटी। तो इस तरह से ये 3 जो पक्ष हैं इनके बीच में त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। इस परियोजना के बारे में बात करें तो ये जो परियोजना है जो झेलम नदी के ऊपर निर्मित की जाएगी, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान को 5 बिलियन यूनिट स्वच्छ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रदान करना है। और यह ग्रीन एनर्जी कही जा सकती है जो कि पर्यावरण के लिए नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो इसलिए इस परियोजना को स्वच्छ ऊर्जा के लिए जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन से कार्बन क्रेडिट अर्जित भी करने को मिलेगा। अब इस परियोजना पर भारत का कैसा रुख है उसकी बात करते हैं। तो भारत पहले ही जो पीओके का जो क्षेत्र है गिलगित बाल्टिस्तान, उसमें बांध बनाने की पाकिस्तान की योजना का उसने विरोध भी किया था। साथ ही भारत ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले क्षेत्र के अंदर परियोजनाएं चलाना उचित नहीं है, यह बिल्कुल सरासर गलत है और भारत इसका काफ़ी विरोध भी कर रहा है। अब हम बात करते हैं झेलम नदी के बारे में। तो झेलम नदी पंजाब की जो 5 प्रमुख नदियां उनमें से सबसे पश्चिमी नदी है और यह सिंधु की एक सहायक नदी है। आर्थिक संभावना रिपोर्ट। हाल ही में वर्ल्ड बैंक के द्वारा ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट
2020 जारी की गई, जिसे आर्थिक संभावना रिपोर्ट 2020 कहा जा सकता है। इस रिपोर्ट में देशों पर कोविड-19 के प्रभावों पर प्रकाश डाला गया है कि किस प्रकार से जो कोरोना महामारी है उसने विभिन्न देशों और उनकी अर्थव्यवस्थाओं, उनके बाज़ारों को प्रभावित किया है। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जो उभरते हुए बाज़ार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं वे काफ़ी असुरक्षा की स्थिति में हैं, यानी काफ़ी असुरक्षित हैं। वे स्वास्थ्य संकट, अब इनके सामने कुछ परेशानियां हैं, जैसे कि स्वास्थ्य संकट, प्रतिबंध, इसके अलावा पर्यटन, गिरते हुए व्यापार, पूंजी के बहिर्वाह और कमोडिटी की कीमतें। इन सारी समस्याओं का सामना ये विकासशील अर्थव्यवस्थाएं और जो उभरते हुए बाजार हैं वो कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार इन देशों में 3% से 8% के उत्पादन में नुकसान होने की संभावना है और इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण लगभग 60 मिलियन लोगों को अत्यधिक गरीबी की ओर धकेला जा सकता है, क्योंकि लोगों के पास में वर्तमान में रोजगार नहीं है। अधिकांश जो उत्पादन इकाइयां हैं या अन्य जो रोजगार के जो संसाधन हैं वो बंद पड़े हैं। इस वजह से ये अनुमान है कि 60 मिलियन से अधिक लोग गरीबी की ओर बढ़ सकते हैं। इस मंदी के कारण जो वित्तीय संकट संभावित उत्पादन को लगभग 8% कम कर देगा। एक काफ़ी बड़ी गिरावट कही जा सकती है। अब इसके संबंध में कुछ वर्ल्ड बैंक ने कुछ अनुशंसाएं यानी सिफारिशें भी की हैं, तो वो क्या हैं? सबसे पहली बात, यह रिपोर्ट बेहतर नीति का विकल्प बनाने का सुझाव देती है और इसमें अधिक ऋण पारदर्शिता यानी ऋण को पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में दिया जाए, साथ में नकदी सुरक्षा का विस्तार और डिजिटल कनेक्टिविटी में तेज प्रगति शामिल हैं। स्वास्थ्य आपात स्थितियों को संबोधित करने के साथ साथ दीर्घकालिक बढ़ावा देने की नीतियों पर भी विचार किया जाना चाहिए और इसमें व्यवसाय के लिए माहौल में सुधार, शिक्षा के परिणामों में वृद्धि और शासन में सुधार शामिल है। इस प्रकार से ये कुछ सिफारिशें हैं, अनुशंसा हैं, जिनके आधार पर इसके प्रभाव को कुछ कम किया जा सकता है। अगला हमारा पॉइंट है एंटीफा। जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्तमान में अमेरिका के अंदर जो कुछ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिन्हें हम आंतरिक अशांति का नाम दे सकते हैं या दंगों का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी मात्रा में लूटपाट, आगजनी, हिंसा की घटनाएं घटित हो रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पर एक अश्वेत व्यक्ति, संयुक्त राज्य अमेरिका के जो एक अश्वेत नागरिक थे जॉर्ज फ्लॉयड, उनको एक वहाँ के अमेरिका के पुलिसकर्मी के द्वारा गैर इरादतन उनकी हत्या कर दी गई। अर्थात ये उनको मतलब कहने का मतलब यहाँ उनकी हत्या करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उनसे गलती से ऐसा हो गया। इस बात से को लेकर के जो उनकी मौत को लेकर बड़े पैमाने पर हिंसक विरोध प्रदर्शन चालू हो गए और इन विरोध प्रदर्शनों का जो लीडरशिप है वह वहाँ का एक संगठन एंटीफा भी कर रहा है। और अब इस एंटीफा के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने यह घोषणा की है कि वह उनकी सरकार इस समूह को आतंकी संगठन के रूप में नामित करेगी। अब जो एंटीफा जो शब्द है उसका हम एक बार विश्लेषण करें तो एंटीफा, जिसमें ANTI एंटी और जो फांसीवादी विरोधी यानी एंटी फासिस्ट का जो ANTI और FA, इनको मिलाकर के एंटीफा बना है, जो इसका शॉर्ट फॉर्म है। यह एक एकल संगठन नहीं है, बल्कि फॉर लेफ्ट लीनिंग मूवमेंट्स के लिए एक सामूहिक शब्दावली है, जो अपने प्रदर्शनों में नवनाजियों और श्वेत वर्चस्ववादियों का विरोध करता है। यानी कि ये नवनाजियों और श्वेत वर्चस्ववादियों से तात्पर्य है यहाँ पर जो गोरे लोग हैं वहाँ के, जो श्वेत लोग हैं, अश्वेत नहीं हैं, उन लोगों का विरोध ये करते हैं। इस आंदोलन से संबंधित फांसीवादी विरोधियों को अमेरिकी राजनीतिक परिदृश्य में वामपंथी ताकतों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, जबकि इससे जुड़े हुए लोग खुद को समाजवादी कहते हैं। कुछ लोग अपने आप को अराजकतावादी, कम्युनिस्ट या पूंजीवाद विरोधी बताते हैं। अर्थात ये अपने आप को वो परिभाषित इस प्रकार से करते हैं, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो उन्हें हम वामपंथी कह सकते हैं। इस आंदोलन की उत्पत्ति का संबंध नाजी जर्मनी से बताया जाता है, जबकि इस आंदोलन की कई यूरोपीय देशों में उपस्थिति रही है और हाल ही के वर्षों में USA के अंदर ये चर्चा में आया हुआ है। इसका कोई औपचारिक संगठनात्मक ढांचा भी नहीं है।
1980 के दशक की बात करें तो उसमें यूएसए में पहली बार इस आंदोलन की उपस्थिति को दर्ज किया गया था। एंटीफा के सदस्य आमतौर पर काले रंग के कपड़े पहनते हैं और विरोध प्रदर्शन के दौरान अक्सर एक मुखौटा भी पहनते हैं जो उनकी पहचान को छिपाता है। ये पूंजीवादी विरोधी जैसी विभिन्न विचारधाराओं का पालन करते हैं और वे एलजीबीटीक्यू और देशज अधिकारों जैसे मुद्दों को भी उठाते हैं। यहाँ एलजीबीटीक्यू से तात्पर्य है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर्स, क्यूअर और क्वेश्चनिंग। ये जो ग्रुप्स हैं ये इनके और देशज अधिकारों के जो मुद्दे हैं इनको ये उठाते हैं। अगला टॉपिक है रिलायंस जियो में छठा बड़ा निवेश किया है। हाल ही में मुबाडला जो सऊदी अरब की एक निवेश कंपनी है मुबाडला, उसने 9,093.6 करोड़ रुपए में 1.85% हिस्सेदारी रिलायंस जियो की खरीदी है। रिलायंस के द्वारा बीते कुछ सप्ताह के अंदर यह छठा सौदा है जिसके जरिए अब तक कुल 87,655.35 करोड़ रुपए जुटाए जा चुके हैं। इस धनराशि से इस रिलायंस समूह को कर्ज मुक्त होने के अंदर मदद मिलेगी, यानी कि रिलायंस जल्दी ही अपने खुद को नो डेट जो कंपनी है वो घोषित करने की तैयारी में है। इस निवेश के साथ में जियो प्लेटफॉर्म्स ने फेसबुक, इसके अलावा सिल्वर लेक, विस्टा इक्विटी पार्टनर्स, जनरल अटलांटिक, केकेआर और मुबाडला, इस तरह की कंपनियों के साथ में जो कि प्रमुख वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियां हैं इन जो निवेशक हैं उनके जरिए 6 सप्ताह से भी कम समय के अंदर कुल 87,655.35 करोड़ रुपए जुटाए हैं। जैसे कि आपको पता है कि 22 अप्रैल को जियो प्लेटफॉर्म में 43,574 करोड़ रुपए का निवेश करते हुए जो फेसबुक है वह जियो प्लेटफॉर्म में 9.99% की हिस्सेदारी उसने खरीद ली थी। तो इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर्स की क्लास के सभी टॉपिक्स कंप्लीट हैं और अब बारी है आज के हमारे प्रश्न की। तो हमारा आज का प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रही भारत सरकार की नई पहल स्वदेश का उद्देश्य क्या है? आप अपना जवाब इस वीडियो को पॉज करके ढूंढ सकते हैं। तो इसका सही जवाब है रोजगार सृजन। जो ये योजना है स्वदेश जो है इस पहल का उद्देश्य है रोजगार का सृजन करना। भारत सरकार ने विदेशों से जो लौटने वाले भारतीय हैं उनकी स्किल मैपिंग के लिए इस स्वदेश पहल को स्टार्ट किया था। इसका पूरा नाम अगर हम देखें तो इसका पूरा नाम है स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। इसकी शुरुआत जो है वो वंदे भारत मिशन के अंतर्गत की गई है जिसका उद्देश्य है विदेशों से लौटने वाले भारतीयों के डेटाबेस को उनके स्किल और एक्सपीरियंस यानी कौशल और अनुभव के आधार पर तैयार करना। इस डेटाबेस का जो प्रयोग है वो विदेशी कंपनियों और भारतीय जो कंपनियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए किया जाएगा, जो कि इन कंपनियों के लिए और रोजगार प्रदाता कंपनियों और इन श्रमिकों के लिए या इन व्यक्तियों के नागरिकों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। तो ये था आज का प्रश्न। अब बारी है उस प्रश्न की जिसका जवाब आप लोगों को देना है। तो अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग कितने क्षेत्रों की पहचान की है जिनके आयात में कटौती की जानी चाहिए? आपको इसका जवाब इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जा कर के देना है और साथ ही आप अपने सुझाव और अपने फीडबैक भी कमेंट्स में लिख सकते हैं। और आप अपने इसके अलावा आप जो भी आपकी समस्याएं हैं, आपके कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है, उन्हें भी आप अपने कमेंट के अंदर लिखकर हमें सूचित कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी क्लास कंप्लीट होती है। थैंक यू।